स्वागत है आपका एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग में। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 था। आज हम भैया पार्ट 2 लेके आए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिए, और हमने अच्छा बनाए ही हैं, लाइक काहे नहीं करिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनलवा को कर लीजिए भाई साहब। दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, यू शुड बी हम्बल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आइए चैप्टर 6 पार्ट 2 प्रारंभ करते हैं। पार्ट 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे स्नो लाइन के आइडिया से, यानी स्नो लाइन क्या होता है। बर्फ़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्नो लाइन भी जानना चाहिए। तो स्नो लाइन वो जगह होती है जिसके ऊपर से बर्फ़ जमना शुरू हो देता है। यानी अभी तो आप जानते हो कि आइस शीट्स आमतौर पे ग्रीनलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, इन जगहों पे पाई जाती हैं। पर आमतौर पे ये ज़मीन के अदर हिस्सों में भी, जैसे इक्वेटोरियल रीजन्स में भी पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन्स में भी अच्छे खासे जगहों पे पाए जाते हैं। पर ये पाए जाते हैं एक ख़ास ऊंचाई पे, यानी जैसे माउंटेनस रीजन होगा तब पाए जाएंगे। तो इसी हाइट को, इसी जो डिफरेंशियल हाइट है जहाँ से आइस मिलना शुरू होगा, इसी को स्नो लाइन कहते हैं। यानी कहाँ से बर्फ़ मिलना शुरू होगा। तो ये जगह के हिसाब से बदलता रहता है। अब इक्वेटर में जाहिर सी बात है ये स्नो लाइन थोड़ा ऊपर होगा। टेम्परेट रीजन में जाओगे तो ये स्नो लाइन है, ये खसक के नीचे आ जाएगा। तो ये जगह के हिसाब से बदलता रहता है। तो स्नो लाइन में एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि बर्फ़, जैसे विंटर आएगा तो ज़्यादा दूर तक किसी भी रीजन में अगर ऊंचाई पे है तो बर्फ़ जमेगी। पर हर एक जहाँ तक वो जम जाए वहाँ तक उसको स्नो लाइन के तौर पे रेफ़र बिल्कुल नहीं किया जाता है। स्नो लाइन वो ख़ास जगह है जहाँ पे आम तौर पे परमानेंटली बर्फ़ मिलती है। यानी यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम समर्स में भी उस ऊंचाई में आपको बर्फ़ मिलेगी। विंटर्स में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो जो परमानेंट स्नो लाइन है, यानी जहाँ तक परमानेंटली बर्फ़ जमी रहती है उस ऊंचाई पे, दोज वेरी स्पेसिफिक लाइन्स आर कॉल्ड एज स्नो लाइन्स। ये डिफरेंट होता है डिफरेंट जगहों पे। जैसे कि एल्प्स में जाइएगा तो ये 9000 फुट पे स्पेसिफिक है। और अगर आप जब इक्वेटर साइड में आते हैं तो ये जो परमानेंट स्नो लाइन है ये बदल के भैया हो जाएगा 17000 फुट पे। यानी 17000 फुट की ऊंचाई से आपको परमानेंट स्नो लाइन्स मिलने लगेंगे। यानी परमानेंट बर्फ़ आपको मिलेगा अगर कोई जगह है जो 17000 फुट से ऊंचाई पे है, तो इससे भी ज़्यादा ऊंचे पे है और वो इक्वेटोरियल रीजन में है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में पड़ता है, एक कंप्लीट इक्वेटोरियल जोन में ये माउंटेन है। वैसे ये वोल्केनिक माउंटेन है एंड इट इज़ फाउंड इन तंजानिया। पर ये इसकी हाइट इतनी सही है, इतनी ऊंचाई पे है कि ये 17000 फुट का जो ऊपर का जो लाइन है वहाँ पे आपको परमानेंट स्नो मिल जाते हैं। आमतौर पे यहाँ परमानेंट स्नो बना पाना भी आसान नहीं है। तो लगातार जैसे दोपहर का टाइम होता है, यानी जब गर्मी काफ़ी होती है सुबह से, ऑब्वियसली सूरज निकलने के बाद इक्वेटोरियल रीजन में जो गर्मी है उसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा महसूस किया जाता है। देन द फॉलन आइस ओवर द किलिमंजारो एक्चुअली मेल्ट्स। जो बर्फ़ है वो पिघलने लगती है। पर रात को इतनी ठंड हो जाती है शाम से 17000 फीट की ऊंचाई के बाद से, हर जगह नहीं, 17000 फीट की ऊंचाई के बाद से इतनी तेज़ ठंड बढ़ती है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में वो आइस फिर से जमने लगता है। ठीक है, और ये फिनोमेना रेगुलर होता है। तो कुछ जो नीचे वाले हिस्से हैं वो मज़बूत होते जाते हैं, उनके ऊपर फिर अगला आइस शीट आता है, कुछ पिघलता है। पिघलने के कंपैरेटिव इस जगह पे आइस जमता ज़्यादा है, जिसके कारण आइस शीट्स मज़बूत होते जाते हैं, क्रिस्टलाइन होते जाते हैं, और एक परमानेंट आइस शीट आपको इस जगह के बाद से किलिमंजारो पे भी मिलने लगता है। तो भाई साहब, इस रिपीटेड थॉइंग एंड फ्रीजिंग, यानी रिपीटेड मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है और दोबारा जम रहा है, इसके कारण ये बर्फ़ अलग ही मजबूत हो जाता है। कहते हैं ना, किसी को इतना ना मारो कि वो उस मार का उस पर असर ही ना हो। सेम थिंग विद आइस, इतना बेचारा पिघलता है, इतना जमता है कि ये नाव एकदम सॉलिड वाला बन के निकलता है। इट गेट्स क्रिस्टलाइज्ड। इसमें ग्रैनुलर शेप्स आने लगते हैं, यानी छोटे छोटे ग्रेन्स जैसे बेहद मजबूत ठोस सॉलिड जो इजीली पिघले ना, इस तरह का शेप आने लगता है। एंड दिस वेरी थिंग इज़ कॉल्ड एज नीव या फर्न। नीव फ्रेंच में कहते हैं, फर्न जर्मन भाषा में कहते हैं। आप दोनों में से किसी भी भाषा का प्रयोग करें। अंग्रेज़ी में भी इनके लिए इन्हीं दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, बट ये रेफरेंस में आप कहाँ से उठाए हैं
इसका आपको जानकारी दिया गया कि नीव जो है वो फ्रेंच भाषा से उठाई गई, फर्न जो है वो जर्मन भाषा से उठाई गई। उसके बाद आ जाओ दोस्त अब ग्लेशियर रिवर पे, यानी जब आइस जो है इन पहाड़ों पे जम गई, अब ग्रेविटी के कारण वो आइस कई बार खसक के नीचे फ्लो करती है, एक आइस के रिवर टाइप, ठीक है। एंड व्हेन इट फ्लोज इट एकदम ऑरा ले लेता है भैया आइस का, और वो ज़मीन को काटता भी है इन द गिरने के प्रोसेस में, तो एक आइस का जो वैली वाला शेप होता है वो भी बना लेता है। तो ये शुरुआत में जब आप देखोगे कि ये एक टंग शेप लगेगा, यानी जीभ के जैसा दिखेगा, जिसका जो पीछे वाला हिस्सा है यानी जहाँ से शुरुआत हुई वो हिस्सा ज़्यादा चौड़ा होगा, और जो आगे का हिस्सा है यानी जिधर की ओर बढ़ रहा है वो ऑब्वियसली पतला होगा, क्योंकि उसका काटने का काम है, वो आगे आगे जा रहा है। पीछे से तो भाई तुम लोग आ ही जाओगे, आगे हमको ना मार खाना है। तो आगे वाले थोड़े होते हैं कम और पर मजबूत वाले आगे वाले होते हैं, पीछे तो भीड़ आ ही जाती है, कैप्टन तो आगे अकेला ही जाता है। तो वही काम यहाँ पे है, आगे थोड़े होते हैं आइस वाले थोड़े पतले होते हैं, बट पीछे की ओर यानी जिधर सोर्स है उधर आइस थोड़ा चौड़ा होता है, उधर वो रिवर जो है वो थोड़ा आइस का जो रिवर बन गया वो थोड़ा चौड़ा, थोड़ा वाइडेंट सा दिखता है। अब इस आइसी रिवर में भैया सबसे ज़्यादा स्पीड किसके पास होता है, यानी किस हिस्से के पास, फ्रंट, मिडिल और बैक साइड। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है मिडिल के पास। क्यों भाई? क्योंकि आगे वाले ने काट के ज़मीन बना दी है, अब बीच वाले को तो सिर्फ फ्लो करना है, तो बीच वाले के पास सबसे कम ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो फिर पीछे वाले को क्या प्रॉब्लम है? पीछे वाला भी तो अनऑब्स्ट्रक्टेड है। नहीं, पीछे वाले के लिए बीच वाला ऑब्स्ट्रक्शन है, बीच वाला बढ़ेगा तब तो पीछे वाला आएगा। तो इन और पीछे वाले को एक और काम होता है, पीछे वाले को टूट के अलग भी तो होना होता है, अपने जो रीजन है और जो अपना सोर्स है उससे टूट के अलग भी होना तो होता है। तो इस कंपैरिजन में पीछे वाले भाई साहब भी थोड़े स्लो होते हैं, इन बिटवीन वाले भाई साहब होते हैं वो सबसे फास्ट होते हैं, निकल लेते हैं, क्योंकि आगे रास्ता बना रखा है आगे वाले ने पिट पिट के और काट काट के जो भी कह लो, और तो बीच वाला उस रास्ते पे फ्लो कर रहा होता है, पीछे वाला कट कट के आ रहा होता है, फिर जब वो भी बीच में आ जाता है वो भी स्पीड पकड़ लेता है। तो ये समझ लो कि जो आइस का जो रिवर है उसका मिडिल पार्ट जो है वो सबसे फास्ट मूव करता है। अब भाई साहब जब ये रिवर बहेगी तो कहीं तो जाके गिरेगी, तो हाँ, तो ये जो बर्फ़ वाली रिवर बहती है ये अभी मेल्ट नहीं हुई है, इतना प्रेशर है और इतने स्ट्रॉन्ग ये आइस हो चुके होते हैं कि दे डोंट मेल्ट ईजिली। कुछ हिस्सा तो मेल्ट होते रहेगा इन द प्रोसेस, बट द आइस रिमेन्स वेरी मच देयर, ठीक है। तो जब ये उस पहाड़ के नीचे फ्लो करके बह गए, देन दे फॉर्म अनदर काइंड ऑफ ग्लेशियर। दीज ग्लेशियर्स आर कॉल्ड एज पीडमोंट ग्लेशियर, दे आर कॉल्ड एज पीडमोंट ग्लेशियर। और इसकी खासियत ये है कि ये आपको पहाड़ के जो निचला सतह है जहाँ पे उसको मतलब उस रिवर को वो ढलान से फ़्लो करते करते रुकने का जगह मिला, आमतौर पे वहीं बनती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इसका आपको मिलेगा मलास्पीना ग्लेशियर अलास्का में। ये पहाड़ से गिर के इतना बड़ा हो चुका है, और एक तो अलास्का खुद में भी बहुत कोल्ड प्लेस है, तो वैसे भी ये आइस नीचे माउंटेन से ग्रेविटी के कारण स्लिप करके भी जल्दी पिघलते नहीं हैं। सो दैट इज़ वाई दे फॉर्म इवन बेटर एंड स्पेक्टेक्युलर साइट ओवर देयर। तो ये जो अलास्का में मलास्पीना ग्लेशियर जो है ये 65 मील लंबा और लगभग 25 माइल्स वाइड यानी 25 मील चौड़ा है। 65 माइल लंबाई लगभग 105 किलोमीटर समझ लो, इतना लंबा है बस। तो हम मलास्पीना पे अपना ये आज का लेक्चर का पार्ट 2 ख़त्म करते हैं, चैप्टर 6 पार्ट 2। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, लाइक करे रहोगे तब तो फिर आगे लाने में भी लाइकेबल रहेगा। चलिए फिर इसी के साथ अभी के लिए विदाई, अगले लेक्चर में फिर करेंगे पढ़ाई। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, वीडियो सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।